स्वस्थ शरीर में ही सफल जीवन बसता है। अपनी सेहत को अपनी प्राथमिकता बनाएं। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टीबी डे, जिसका उद्देश्य तपेदिक यानी कि टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाना है। ये दिन खास है क्योंकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो टीबी का कारण बनता है। पहला आधिकारिक विश्व क्षय रोग दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मनाया गया था। स्वस्थ जीवन ही कुंजी है जागरूकता। टीबी हारेगा तब हम सब एक साथ आएंगे, क्योंकि भारत का लक्ष्य है 2025 में संपूर्ण देश को टीबी मुक्त बनाना। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। राज्यसभा इंटर्नशिप प्रोग्राम के छठे बैच से मिलेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। संसदीय प्रक्रियाओं की देंगे जानकारी। युवा नीति निर्माण में निभाएंगे अहम भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हितधारकों से किया अनुरोध। भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश बढ़ाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट हुआ बहुभाषीय। लेक्स फ्रीडमैन संग हुई चर्चा अब कई भाषाओं में उपलब्ध। नए विचारों और दृष्टिकोणों से युवाओं को मिलेगा लाभ। भारत की अर्थव्यवस्था ने हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। जीडीपी एक दशक में दोगुनी। जल्द जापान को पछाड़ेगा भारत। आईएमएफ की रिपोर्ट ने भारतीय विकास दर को सराहा। दक्षिण अफ्रीका से भारत को मिली ऐतिहासिक धरोहरें। महात्मा गांधी से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज और कलाकृतियां सौंपी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनमोल प्रमाण। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे सप्ताह की शुरुआत है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले चर्चा लोकसभा के तय एजेंडे की। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले वित्त विधेयक 2025 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगी। वहीं राज्यसभा में आज के विधायी कार्यों की बात करें तो आज पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 में लोकसभा में किए गए संशोधनों पर विचार और सहमति के लिए सदन में प्रस्तावित करेंगे। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को बैंक कार्य विधियां संशोधन विधेयक 2024 पर उपस्थित किए गए प्रस्ताव पर आज आगे चर्चा की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह भी प्रस्ताव करेंगी कि यह विधेयक पारित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल ही में लोकप्रिय अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट अब 10 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से इस पॉडकास्ट को सुनने की अपील की और कहा कि इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बातचीत को पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा कि हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन के साथ किया गया पॉडकास्ट अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसका मकसद बातचीत को बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना है। जरूर सुने। इस पॉडकास्ट के अनुवाद दूरदर्शन ने अपनी विभिन्न क्षेत्रीय भाषा चैनलों पर पोस्ट किए हैं। अब ये एपिसोड गुजराती, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, असमिया, उड़िया, तमिल और मलयालम में भी सुना जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को कहा कि तपेदिक ने दुनिया भर में लाखों लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने सभी हितधारकों से भारत को इस बीमारी से मुक्त बनाने के लिए सामूहिक रूप से आगे आने और इस पर काम करने का आह्वान किया। विश्व तपेदिक दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रेखांकित किया कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एकजुट प्रयासों के परिणाम स्वरूप
देश में टीबी मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा, मैं सभी हितधारकों और प्रतिभागियों से सामूहिक रूप से काम करने और भारत को तपेदिक मुक्त बनाने का आग्रह करती हूँ। उन्होंने कहा कि तपेदिक का उन्मूलन एक राष्ट्रीय और वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है। इस संक्रामक बीमारी ने सामाजिक और आर्थिक रूप से दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। संकल्प लें, निवेश करें और पूरा करें। इस बात को दर्शाती है कि टीबी को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे में राजधानी रायपुर पहुंचेंगी और छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह लगभग 10:35 पर स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचेंगी और सीधे छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति सुबह 11:15 से छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति विधानसभा में विधायकों को उद्घोषण कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू विधायकों से चर्चा करेंगी और वो संबोधित करते हुए विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार भी साझा करेंगी। कार्यक्रम में वे विधायकों को सदन में काम करने को लेकर टिप्स भी देंगी। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के 6ठे बैच के साथ इंटरैक्ट करेंगे। संसद भवन स्थित संगोष्ठी 2 में दोपहर लगभग 12:30 बजे के करीब सभापति बैच से मिलेंगे। सभापति जगदीप धनखड़ प्रशिक्षुओं से बातचीत भी करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी हितधारकों, किसानों, उद्यमियों, वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के प्रमुखों से दृढ़ संकल्प के साथ एकजुट होकर भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और इस क्षेत्र में नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगरा में यूपी ऑयल मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 45वें रबी ऑल इंडिया तिलहन सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। इस बात का उल्लेख करते हुए कि भारत में खाद्य तेल की मांग इसकी घरेलू आपूर्ति से कहीं अधिक है, लोकसभा अध्यक्ष ने उद्योग जगत के प्रमुखों और तेल मिल मालिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप आयात निर्भरता को कम करने के समाधान खोजने और इनोवेशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और यह आवश्यक है कि हमारे किसान इस परिवर्तन के प्रमुख वाहक बने और उन्हें अपनी उपज के लिए उचित मूल्य मिले। आज ये जो सम्मेलन जिस समय हो रहा है वो भारत का बदलता दौर है और इस बदलते दौर के अंदर जहां हम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी दाम का उचित मूल्य मिले, किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, उसके साथ ग्रामीण इंडस्ट्रीज के अंदर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ग्रामीण क्षेत्र की अब देश में कम होने लगी, लेकिन कोई समय था जब गांव के तेल की खपत गांव की घानी से निकलती थी। वह ग्रामीण स्वावलंबन का एक बड़ा मॉडल था। बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दुनिया में हुआ और भारत ने भी उस परिवर्तन दौर से गुजरे। मुझे खुशी है कि आप सब जब चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपका प्रयास है कि भारत का किसान आत्मनिर्भर बने,
उसकी दाम को उचित मूल्य मिले, ताकि किसान तिलहन को और उत्पादन करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमारे किसानों और तेल प्रसंस्करण उद्योग को मिलकर काम करना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि अनुसंधान तथा नई और बेहतर तकनीकों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले तिलहन का उत्पादन किया जाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कृषि वैज्ञानिकों और ऑयल मिलर्स एसोसिएशन से उत्कृष्टता और आत्मनिर्भरता के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह भी किया। हमारे जितने भी कृषि के तिलहन के उत्पादक हैं, चाहे आप मूंगफली का तेल ले लो, चाहे सरसों का ले लो, चाहे तिल का ले लो, चाहे अलसी का ले लो, हमने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे खाद्य तेल ही दुनिया के सबसे बेस्ट तेल है और ये तेल हेल्थ से जुड़े हुए हैं। आजकल हेल्थ के बारे में लोग सतर्क हो गए हैं और इसलिए हेल्थ के बारे में अलग अलग ज्ञान, अलग अलग निकले हुए रिसर्च पेपर, जो दुनिया की बड़ी विश्वविद्यालय है, वो हेल्थ के पेपर जारी करते समय उनके साथ अपने देश के उत्पादित तिलहनों और उसके तेलों के बारे में भी रिसर्च दुनिया को बेचती है और दुनिया के देश उस दिशा की ओर जाने लग जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है, हमारे जितने भी तिलहन हैं, उनका खाद्य तेल ही दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद्य तेल है और इसीलिए आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ऑयल का प्रोसेसिंग करने का काम करते हैं, उसकी पैकेजिंग का काम करते हैं, उसकी मार्केटिंग का काम करते हैं, लेकिन दुनिया के वैश्विक बाजार के अंदर भी जब तक हम हमारे ऑयल सीड को और ऑयल सीड के उत्पादित तेल के बारे में दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर आउट नहीं करेंगे, जब तक हम दुनिया का बाजार नहीं ले पाएंगे। एक चुनौती हमारे सामने है कि हम आयात करते हैं, पर अब चुनौती होनी चाहिए कि आयात भी बंद हो और हम दुनिया के एक्सपोर्ट भी बने और दुनिया में हमारा तेल बिके। और इसके लिए आपको समय समय पर प्रयास करना पड़ेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत उद्योग और सेवाओं से लेकर प्रौद्योगिकी और पर्यटन तक अनेक क्षेत्रों में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने इस बात की सराहना की कि भारत अब केवल प्रमुख उपभोक्ता बाजार नहीं रहा, बल्कि नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विश्व मंच पर अग्रणी देश बन गया है। उत्तर प्रदेश में आगरा की यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी द्वारा आयोजित स्वर्गीय धर्मपाल विद्यार्थी व्याख्यान माला में ये टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर आज भारत निवेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले कुछ सालों में हमने हर सेक्टर में दुनिया से प्रतिस्पर्धा की ताकत बढ़ाई है। कार्यकुशल युवाओं के बल पर आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। दुनिया के अंदर भारत आज निवेश का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। कोई समय था जब दुनिया के लिए भारत बाजार होता था, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से, उपभोक्ताओं की दृष्टि से दुनिया के लिए सबसे बड़ा बाजार भारत हुआ। लेकिन इस 10 साल में हमने, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, चाहे पर्यटन का सेक्टर हो, चाहे वित्तीय का सेक्टर हो, हर सेक्टर के अंदर हमने दुनिया से प्रतिस्पर्धा की ताकत बढ़ाई। हमने हमारे घरेलू उद्योग इंडस्ट्रीज को नए इनोवेशन के साथ, नए नीतिगत फैसलों के साथ, एक इंडस्ट्रीज को हमने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हमारे नौजवानों की नई इनोवेशन, नई रिसर्च की क्षमता के कारण आज भारत मेक इन इंडिया दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है। हमारा कार्यबल, हमारा मानव संसाधन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब लड़ाई दुनिया के अंदर, कोई समय था जब हम आबादी के संघर्ष की लड़ाई लड़ते थे,
अब दुनिया के जितने भी आप देशों को देखोगे, दुनिया के जितने विकसित देश हैं उनमें धीरे धीरे युवा आबादी कम होती जा रही है। वह कार्य कुशलता और कार्यबल युवाओं का कम होता जा रहा है और इस समय हमें स्थान बनाना है कि हमारे नौजवानों की कार्य कुशलता को हम बेहतर बनाएं, उनकी स्किल को नई दिशा दें, उनके सोच चिंतन को नया दृष्टिकोण दें। हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय रिसर्च इनोवेशन के सेंटर बने, उन रिसर्च के सेंटर में दुनिया की चुनौतियों का समाधान निकले और उसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर उनको सहयोग करे। दुनिया के जितने भी बड़े विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय में आप जाओगे तो वहां जो इतना भी इनोवेशन होता है, रिसर्च होता है, वहां दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज वाले उनके इनोवेशन रिसर्च के लिए उनको सहयोग देते हैं और वह जब इंडस्ट्रीज वाले उनको सहयोग करते हैं, इनोवेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी लेकर फिर अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये दृष्टिकोण भारत में आने की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब मेड इन इंडिया का समय आ रहा है। आज दुनिया की हर चुनौती का समाधान निकालने की ताकत भारत में है। दुनिया हमारी नेतृत्व क्षमता, दुनिया के अंदर चुनौतियों का समाधान, दुनिया के सामाजिक परिप्रेक्ष्य हो या वैश्विक चुनौतियां हो, उस सारी चुनौतियों का समाधान निकालने की ताकत अब भारत में आई। कोई समय था कि भारत चाहे डिफेंस के सेक्टर के अंदर हो, हम डिफेंस के सेक्टर के अंदर 100% हम अन्य देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज हमारी ताकत यह है कि हम 100 देशों के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं। हम कम से कम 80 से ज्यादा देशों के अंदर हमारी दवाइयां जा रही है, चाहे हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का सेक्टर हो। कोई समय था जब मोबाइल हम दुनिया से 100% एक्सपोर्ट करते थे। आज दुनिया के अंदर हमारी ताकत यह है कि हम हमारा मैन्युफैक्चर भी करते हैं और वही मोबाइल दुनिया में एक्सपोर्ट करने की ताकत भी हमारी। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा फाइबर केबल बिछाया तो हमारे पास है। दुनिया के अंदर 5G है तो हमारे पास है। हम 6G की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान के सेक्टर हो, अंतरिक्ष का सेक्टर हो, इस सारे सेक्टर्स के अंदर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। हर सेक्टर के अंदर, मैं आपको टेक्सटाइल कोई सेक्टर नहीं, कोई समय था जब लोग कहते थे मेड इन चाइना, मेड इन इंग्लैंड, अब मेड इन इंडिया का समय आ रहा है। आगरा में अग्रवाल सेवा समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन को नमन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उनका दृष्टिकोण आज भी हम सबको मानवता के मूल्यों और कार्यों की प्रेरणा दे रहा है। उन्होंने कहा कि एक ईंट और एक सिक्का की परंपरा शुरू करके सहयोग का मार्ग दिखाने वाले महाराजा अग्रसेन जी का जीवन मानव सेवा का पर्याय था। यह विचार व्यक्त करते हुए कि महाराजा अग्रसेन युग पुरुष तथा करुणा, दृढ़ता और एकता की शक्ति के शाश्वत प्रतीक थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी विरासत हमेशा हमें मानवता को अपने प्रयासों में केंद्र में रखते हुए समाज की भलाई करने के लिए प्रेरित करती है। महाराजा अग्रसेन जी हम सबके प्रेरणा हैं। और महाराजा अग्रसेन जी का शासन, उनकी शासन व्यवस्था आज हजारों वर्ष बाद भी समाज को प्रेरणा देती है। महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसी शासन व्यवस्था कायम की जिन शासन के अंदर नवनिर्माण भी हो, व्यापार भी हो, समाज सेवा भी हो और सबका सामूहिक प्रयास भी हो। और इसलिए महाराजा अग्रसेन जी का शासन व्यवस्था के अंदर व्यापार चलाने के लिए उस समय एक ईंट और एक सिक्का, आप विचार करें
नवनिर्माण के लिए जहां पर ईंट की आवश्यकता है, वहां व्यापार उद्योग चलाने के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए एक सिक्के की आवश्यकता है। और उस शासन व्यवस्था को आज भी अग्रवाल समाज उसी विचारों से लेकर चल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के इतिहास को गढ़ने में अग्रवाल समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जन कल्याण और लोक सेवा के प्रति इस समाज की अटूट प्रतिबद्धता ने स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पर अमिट छाप छोड़ी है। आज भी चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद आंदोलन का नवनिर्माण हो, जहां आजादी के आंदोलन के समय भी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए अग्रवाल समाज ने आर्थिक सहयोग भी किया और आजादी की प्रत्यक्ष लड़ाई भी लड़ी। और आजादी के बाद इस देश के नवनिर्माण में, इस देश के उद्योग में, व्यापार में देश आगे बढ़े, उसके लिए भी अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को महात्मा गांधी से जुड़ी कुछ दुर्लभ वस्तुएं सौंपी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट से महात्मा गांधी से संबंधित कलाकृतियां और दस्तावेज प्राप्त किए। महात्मा गांधी के हाथ से बुने हुए वस्त्र और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज जो उनके दक्षिण अफ्रीका प्रवास से जुड़े हैं, भारत के राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंपे गए हैं। ये ऐतिहासिक वस्तुएं और दस्तावेज फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से भारत को सौंपे गए हैं। गांधी जी 1893 में एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे और 1915 में भारत लौटे। इस दौरान उन्होंने 1904 में डरबन में फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की थी। इन वस्तुओं को सौंपे जाने के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, फिनिक्स सेटलमेंट ट्रस्ट गांधी डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से महात्मा गांधी से जुड़ी वस्तुएं और दस्तावेज राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय को सौंपे जाने का साक्षी बनकर गर्व महसूस कर रहा हूं। बापू का जीवन और संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। छत्तीसगढ़ में बदलाव की बयार दिखने लगी है। नक्सल प्रभावित इस राज्य के बीजापुर में रविवार को 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से 6 पर कुल 11 लाख रुपए का इनाम था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इनमें से 5 नक्सली ऐसे थे जिन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। शासन की जो रात पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों के द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मोहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं और इनके द्वारा इनके जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं, या इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं, इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया है और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। वर्षों से वामपंथी उग्रवाद की मार झेल रहा बीजापुर जिले का तिमेनार गांव बिजली से महरूम था। 7 दशकों से अधिक के इंतजार के बाद आखिरकार वहां के लोगों को बिजली की सुविधा मिल गई। ये है नया भारत।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने ट्वीट में लिखा कि तिमेनार का विद्युतीकरण बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में शासन और विकास के एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक सुधारों और व्यापारिक माहौल को अनुकूल बनाने के चलते निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में तेजी से बढ़ी है, जिससे देश की जीडीपी दोगुनी हो गई है। भारत की जीडीपी बीते 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है। देश की इकोनॉमी 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग एजेंसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की ओर से जारी किए गए डाटा में यह जानकारी दी गई है। इकोनॉमी के तेज गति से बढ़ने के कारण भारत की जीडीपी 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी से बड़ी हो जाएगी। IMF के डाटा में बताया गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इसकी वजह पॉलिसी रिफॉर्म और मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। जिस भारत के बारे में कहा जाता था ये खुद भी डूबेगा और हमें भी ले डूबेगा, वो भारत आज दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। अठारह साल पहले के भारत में साल भर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी उतनी अब सिर्फ 3 महीने में होने लगी है। ये दिखाता है कि आज का भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज भारत सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में से है। 10 साल पहले तो हम होली की पिचकारी भी, बच्चों के खिलौने भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारे टॉयज एक्सपोर्ट्स 3 गुना हो चुके हैं। 10 साल पहले तक हम अपनी सेना के लिए राइफल तक विदेशों से इंपोर्ट करते थे और बीते 10 वर्षों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 20 गुना बढ़ गया है। साथियों, इन 10 वर्षों में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर हैं। आज अगर हम बहुत सारे सेक्टर्स में लीडर बने हैं तो उसके पीछे बहुत सालों की सुविचारित मेहनत है। ये सिस्टमैटिक पॉलिसी डिसीजन से ही संभव हो पाया है। भारत की धरती वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। जी हाँ, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, जहाँ हर क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी जी के विवाह की पावन भूमि माधवपुर में 6 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस खास वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। सदियों पुरानी संस्कृति और पवित्र संस्कारों से सजी हमारी भारत भूमि, रंग बिरंगी सभ्यता और प्राचीन परंपराओं की धरोहर हमारी भारत भूमि, जहां हर दिन जैसे एक उत्सव है और हर पल एक पर्व।
भारत की इसी संस्कृति और परंपरा से हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने का प्रयास, यानी यहाँ आए दिन मनाए जाते उत्सव और मेले। ऐसा ही एक मेला यानी माधवपुर मेला। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी युवावस्था में प्रेम और मानवता का संदेश विश्व को देने के लिए अनेक लीलाएं रची थी। उनमें से एक बहुत ही रोमांचक और महत्वपूर्ण लीला यानी श्री रुक्मिणी जी के साथ उनका मिलन। अरुणाचल प्रदेश की राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी ने जब हृदय की गहराइयों से भगवान श्री कृष्ण को ये कहा कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैं अपना पूरा जीवन आपको समर्पित करना चाहती हूँ, मुझे आप अपने पास, अपने समीप रख ले। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को यह वचन दिया और वो उन्हें अपनी राजधानी द्वारिका के समीप ले आए। यहाँ इन दोनों का विवाह रचाया गया और इस पवित्र प्रेम गाथा की साक्षी बनी हमारे गुजरात के माधवपुर की यह पावन धरती। और तब से यहाँ हर साल मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण और रानी रुक्मिणी देवी के अनन्य प्रेम का उत्सव माधवपुर मेला। और इस साल भी पूरे उमंग और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है यह माधवपुर मेला, जहां उत्तर पूर्वी क्षेत्र और गुजरात के लोग इकट्ठा होकर बाराती बनकर नाचेंगे, गाएंगे और कृष्ण रुक्मिणी का विवाह रचाएंगे। मानव हृदय के उल्लास का अनमोल पर्व माधवपुर मेला, जहां पूरा माधवपुर बन जाएगा माधवमय। एक से अनेक को जोड़ता यह मेला सदियों पुरानी परंपरा की झांकी करवाएगा और समाज जीवन की चेतना को जीवंत करेगा। तो आप भी आइए कृष्ण के बाराती बनकर या रुक्मिणी के रिश्तेदार बनकर और माधवपुर मेला का आनंद उठाइए। आनंद उत्सव का मेला माधवपुर।